नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि कल भारत का प्राचीन कला योग का योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत सरकार योग से जुड़े लोग और अपने महान ऋषि मुनियों के इस महानतम परंपरा को मैं सादर प्रणाम करते हुए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिनके सतत प्रयास से दुनिया में भारत के योग का निरोग होने का माध्यम माना और एक दिन कल योग दिवस मनाने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी और दुनिया भर के देश, वो चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, मतलब जो भी दुनिया के देश हैं, उन सब ने योग दिवस को मान्यता दिया और योग दिवस मनाने की परंपरा का शुभारंभ हुआ। वर्तमान सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, क्योंकि उन्होंने भारत के प्राचीनतम कला और महानतम कला का लोहा दुनिया में मनवाया और इसका सम्मान बढ़ाया। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सिर्फ कल एक दिन के लिए योग ना करें, क्योंकि योग रोग भगाने का जरिया है तब जब आप नियमित रूप से और प्रशिक्षित योग गुरु या योगाचार्य के माध्यम से करेंगे। मित्रों, आजकल योग पर अधकचरा ज्ञान और अल्पज्ञानी लोगों के ज्ञान से यूट्यूब भरा हुआ है। आप गूगल बाबा से पूछिए, योग पर तो ऐसे ऐसे आसन बताया जाता है जिससे आदमी निरोग होने के बजाय रोगी हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो कोई ना कोई गुरु हो और प्रशिक्षित हो तो बेहतर हो, क्योंकि सुना गया है, बताया गया है कि योग ना करना उतना घातक नहीं होता ना जितना गलत आसन से, गलत तरीके से और गलत समय पर योग करना होता है। उससे बढ़िया है कि आप एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आदमी किसी भी समय कर सकता है, कैसी भी परिस्थिति में कर सकता है, वो है टहलना, वॉक करना, नृत्य करना, कूद फान उछल कूद करना, और ये सबसे ऊपर है कि प्रसन्नचित्त रहना। आप अगर प्रसन्नचित्त रहेंगे तो चेहरे पर प्रसन्नता झलकेगी, दिखेगी और चेहरे पर क्रांति आएगा और आप निरोगी रहेंगे। इसलिए योग दिवस की पूरी संध्या पर आप सब लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि इस समाचार चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण दिखाई सुनाई या बताई जाती है जो और समाचार चैनल पर नहीं होता। मेरा दावा है कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं, अगर आप इस तरह की कोई विश्लेषण किसी और चैनल पर सुने होंगे तो आप तुरंत इस चैनल को बंद कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ राकेश परमार, तुमने वही बात कहा जो दिन भर खबरों में आया था, उन्हीं खबरों को देख सुन करके तुम आकर के बोल रहे हो। मेरा विश्वास है कि आपको निराशा नहीं लगेगी। अब आते हैं बातों पर। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा तो खैर आज ये भी था कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का चक्कर लगा रहे हैं। 2 दिन का ब्रेक दिया गया था। शनिवार इतवार ईडी का छुट्टी होता है। हालांकि ईडी और जांच एजेंसी और पुलिस वालों का कोई छुट्टी नहीं होता, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी के मामले में छूट दे दिया गया हो या राहुल गांधी कुछ तैयारी करने के लिए छूट मांगे हो, क्योंकि ईडी के जांच के पहले और बाद में अपने पूज्य माता जी को मिलने जा रहे हैं। बताया गया है कि आदरणीय सोनिया गांधी को कोरोना हुआ है और कोरोना में कहा गया है कि किसी से मिलना जुलना ना किया जाए, क्योंकि ये संक्रमण फैलाने वाला बीमारी है। तो फिर राहुल गांधी क्या संक्रमण लेकर के ईडी के अधिकारियों कर्मचारियों को संक्रमित करने की साजिश से माता जी कहाँ जाकर संक्रमण ला रहे हैं?
या ईडी के नोटिस के लिए बनाई बुलाई और बताई गई बीमारी है। असल में सुनिए, जो को कोई कोरोना नहीं है, वो घर में रहे, अस्पताल में रहे, उनके घर के कौन सा पैसा लगता है? वो तो भारत सरकार का पैसा लगता है। अस्पताल में भी घर जैसा ही वातावरण होगा, उनके पास एक पूरी अपार्टमेंट होगी, सुरक्षा कारणों से खाली करा लिया गया होगा क्योंकि हाई सिक्योर्ड है। खैर, ये मामला अलग है। मामला ये है कि राहुल गांधी जो लगातार कई दिनों से ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, इससे दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये कि क्या ये मामला इतना बड़ा घोटाला है कि जांच एजेंसियों को मशक्कत करनी पड़ रही है, कई कई दिन से पूछताछ करें, मतलब कोई बहुत बड़ा मामला है क्या? या ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी या उनके सिपा सलारों ने कहा होगा कि देश में सिंपैथी लहर राहुल गांधी के पक्ष में लाने के लिए दुनिया में ईडी को बदनाम करने की आवश्यकता है, और ये कहा जाएगा कि एक मामूली अखबार के में कुछ 90-100 करोड़ रुपया जैसे छोटे रकम के घोटाले का इल्जाम लगा करके पिछले 4-5 दिन से ईडी हमको दौड़ा रही है। मित्र, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दो इफेक्ट है। मुझ जैसा ना समझ आदमी जिसको बहुत समझ नहीं है, वो ये समझेगा कि यार राहुल गांधी लगता है कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, क्योंकि 100-500 करोड़ का अगर मामला होता तो 1-2 दिन में पूछताछ होकर क्लियर हो जाती। लगता है कोई 1000-2000 करोड़ का मामला है क्या, या इससे भी कोई बड़ा मामला है क्या? क्योंकि 4-5 दिन से पूछताछ हो रही, पूछताछ समाप्त ही नहीं हो रहा है, मतलब मामला बड़ा है। ऐसा हो सकता है। और ये भी मुझे जैसा आदमी जो कि कांग्रेस का वफादार सोनिया राहुल गांधी का खासम खास होगा, वो कहेगा कि बताइए यार, ये 100-200-500 करोड़ का कोई छोटे मोटे घोटाले में राहुल जी को 5-6 दिन से बुलाया जा रहा है। ये दोनों ही है, मतलब इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों है। अग्रवाल साहब को नमस्कार। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी दूसरे वाला ऑप्शन को सोच करके लंबा टाइम दे रहे हैं तो वो घातक हो रहा है उनके लिए, क्योंकि हम जैसा आदमी ये भी तो सोच सकता है कि घोटाला बहुत बड़ा है, तभी तो टाइम लग रहा है। लेकिन मेरे जो विश्वस्त सूत्र हैं, जिनके माध्यमों से कुछ खबरें छन छन के आती है, असल में पत्रकारिता का एक विश्वस्त सूत्र होता है, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करता और संविधान में भी उसको डिस्क्लोज करने का अधिकार नहीं है। उसी के आड़ में कितने पत्रकार झूठ बोल जाते हैं कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि फलाना नेता बेईमानी किए हैं। वो कहेगा तुमको कैसे पता चला? बोलो मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, मेरे को संविधान इजाजत देती है। असल में उसका कोई सूत्र होता नहीं, वो अपना मनगढ़ंत कहानी कहता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं वो झूठी मूठी पत्रकारिता का लवादा ओढ़ करके आप सामने कह रहा हूं कि मेरे को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। हो सकता है ये मेरे मन की भाव, मन की उपज हो, लेकिन जो फैक्ट सामने आ रही है और जो समाचार चैनलों पर ये बात बार बार चला है, असल में ईडी जब जांच करती है ना, तो वो रिटेन में क्वेश्चन करती है और रिटेन में आंसर देती है। या पहले होता क्या है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप उसका उत्तर देंगे। जब क्लियर हो जाएगा कि यही प्रश्न और यही उत्तर है, तो फिर उस प्रश्न को लिखा जाएगा, कलमबंद किया जाएगा, और फिर उस उत्तर को कलमबंद किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर होगा। ये प्रक्रिया है। तो पता चला है कि राहुल गांधी कई बयानों को बदलवा रहे हैं। क्या बयान होगा मैं अंदाज लगा रहा हूँ। जिस सवाल उन्होंने कहा होगा कि भाई 100 करोड़ आप पर इल्जाम है, तो राहुल गांधी हाँ ठीक है। फिर बाद में याद आएगा कि यार हमने इनकम टैक्स में तो 90 करोड़ ही दिखाया था, याद आ गया होगा। तो बोले 1 मिनट उसको 100 को 90 कर दीजिए। तो वो कहा होगा नहीं, तो इतनी तो चलती है। तो शायद ये बार बार रफ करने और फेयर करने की वजह से टाइम बर्बाद हो रहा है। एक ये कारण साफ सुथरा दिख रही। लेकिन जो भी हो, राहुल गांधी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि 4-5 दिनों से ईडी की चक्कर लगाने के पीछे क्या ईडी आपको जानबूझ के परेशान कर रही है? मामला बहुत छोटा है, लंबा खींचा जा रहा है, या मामला वाकई इतना बड़ा है कि 2-3 दिन में संतुष्टि नहीं और आपको 4-5 दिन तक घसटा जा रहा है? ये बातें स्पष्ट करनी पड़ेगी। खैर, मानना महत्वपूर्ण आज ये नहीं था। महत्वपूर्ण मुद्दे तो आज खैर बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीरों के लिए कहा कि भाई हर निर्णय शुरू में लगता है कि ये ज्ञानवर्धक या फायदेमंद नहीं है, लेकिन बाद में उसके असर का जब असर दिखने लगता है तो लगता है कि यार ये बड़ा फायदेमंद था। तो वो एक अलग बात है, वो उनका राजनीतिक बयान है, वो चूंकि वही इंप्लीमेंट किए तो कैसे कहेंगे कि ये खराब है। आज मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के राजनीति का मर्यादा पर, सीमाओं पर, कि विपक्ष को किस हद तक विरोध की राजनीति करनी चाहिए और उसका सीमांकन क्या है।
एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरा स्वयं का है। देश के एक अभूतपूर्व नेता थे, बहुत ऊंची शख्सियत थे, देश के प्रधानमंत्री भी बने। मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरा मतलब सीधा संवाद करने की शख्सियत हैसियत था। मैं उनसे सीधा बात कर सकता था, वो चाहे प्रधानमंत्री के पहले भी और प्रधानमंत्री के टाइम भी और प्रधानमंत्री के बाद भी। एक मुद्दे पर वो विरोध करने के लिए गए, तब बोट क्लब पर विरोध की राजनीति होती थी। उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन कद वो प्रधानमंत्री वाला ही था। मामला शायद डंकल कमीशन का रिपोर्ट था, जहां तक मुझे ध्यान है। बोट क्लब पर धरना का प्रोग्राम बना, मेरे आदरणीय आए, मैं भी गया। चूंकि हमारे बड़े आदरणीय थे, तो उस वक्त व्हाट्सअप तो था नहीं कि कोई खबर जाए, बट फिर भी हमें पता था, मैं गया। हम लोग जा रहे थे तो एक छोटा सा मतलब सिंगल स्टार वाला मेरे बलिया के ही थे, और वो बोट क्लब चौकी उस वक्त हुआ करती थी, तो चौकी पर से 2 सिपाही के साथ आए और प्रणाम किया। सर नमस्कार। उन्होंने बोला हाँ नमस्कार, क्या हाल है? सर यहीं तक है। तो बोला मेरे को बता दो कि कौन सा सीमा है। बोला सर आप यहीं रुक जाती हैं सीमा। नहीं, मेरे को लास्ट वाला बता दो कि इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो उन्होंने 2-3 फुट और आगे बढ़ा के कहते सर ये बैरियर लगा देता हूँ, इसके आगे ना बढ़े। बोला तुम बैरियर हटा दो, चिन्हित कर दिया ना, हाँ उसके आगे। उन्होंने कहा कि देखो हमारी यही सीमा, इसके आगे नहीं बढ़ना है। इसके लाइन के पीछे ना वहां कोई रस्सा लगाया गया, ना कोई बैरियर लगाया गया, ना ही कोई मार्किंग की गई। नेताजी खड़ा हुए, बोला मैं जहां खड़ा हूं ये लास्ट सीमा, इसी पर पांव रख करके एकदम धक्का धुक्की करिए जैसे आप पार्लियामेंट को तोड़ने जा रहे हो, इसके आगे नहीं बढ़ना है। और पूरी हल्ला हुल्ला हुआ, पत्रकार आए, फोटो खींचा, बयान दिया आधा घंटा तक, जैसे कि बड़े से बड़े मामलों में भी होता है। आधा घंटा तक पूरा झकम झुको। और मैं समझ रहा हूँ, अंदाज मुझे ठीक नहीं है कि 1000 आदमी थे कि 2000 आदमी थे कि 5000 आदमी थे, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ही बोट क्लब एकदम भर गया था। इस बीच नेताजी एक बात का हमेशा ध्यान रखते थे, क्योंकि वो बोट क्लब के पहले ने एक रास्ता निकलता है, उद्योग भवन और कृषि भवन वाला रास्ता, वो इन्होंने बोला था कि इसके इधर मत आना, रास्ते को डिस्टर्ब नहीं करना है। बसों को आने जाने, पब्लिक को आने जाने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। राजनीति की एक मर्यादा वो थी कि पुलिस का एक सिपाही आके बताया कि सर ये बाउंड्री है, इसके आगे नहीं जाना है, तो वो वहीं आकर के अपना धरना प्रदर्शन करके आके, क्योंकि उनको अपना बात रखना था कि मैं प्रदर्शन करने आया हूं। उनको पार्लियामेंट लूटना नहीं था, उनको तोड़ना नहीं था, उनको किसी पर हमला नहीं करना था, उद्देश्य ये नहीं था। लेकिन क्या आज ये हो रहा है? विपक्ष मर्यादित हो करके कोई प्रदर्शन कर रही है, ये एक बड़ा गंभीर चिंता है और इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मित्रों, आज बड़ा दुखद समाचार आया हर जगह, मैं बहुत द्रवित हुआ, उससे बड़ा तकलीफ हुई मुझे। मित्रों, प्रदर्शनकारी जब चोर के तरह से प्रदर्शन और तोड़फोड़ जैसी कुछ काम करने लगे, तो वो आतंकी कार्रवाई होती है, राजनीतिक कार्रवाई नहीं होती। मेरे नजर में, मैं ये नहीं कर रहा कि वो सब आतंकी थे, मैं ये नहीं कर रहा, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, मैं उनको आतंकी नहीं कर रहा हूं, उनको मैं राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा हूं, पेड कार्यकर्ता करता हूं, अपने नेता के बहकाए हुए दिग्भ्रमित कार्यकर्ता कह सकता हूं, आतंकी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो कार्रवाई दिख रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकी गतिविधि करने जा रहा हो। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला, आप सबने देखा होगा। वो एक सुनसान रेलवे ट्रैक है, मतलब आगे पीछे कहीं कोई दूर दूर तक शहर स्टेशन नहीं दिख रहा है, और उसका फिश प्लेट 4-5 आवारा बच्चे उखाड़ रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि रेल बोगी इधर से जाए और ट्रेन पलट जाए, तो ये तो आतंकी कार्रवाई हुई, तो राजनीतिक विरोध हुआ नहीं। तो आप आतंकवादी हैं, आप पर आतंकी कार्रवाई, आतंकी में क्यों ना केस किया जाए? क्योंकि प्रदर्शन करना होता है, स्टेशन पर आके प्रदर्शन करते बोल, एक तो रेल लाइन पर प्रदर्शन करना, रेल का पटरी उखाड़ना अपने आप में आतंकी कार्रवाई है। लेकिन फिर भी स्टेशन पर आए हैं, वो आला करके तोड़ फोड़ करके चले गए, वो भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसको तो सोचा भी जा सकता है। लेकिन सुनसान रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेट उखाड़ने के पीछे क्या विरोध है, ये समझ में नहीं आ रहा है।
और जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें ये कहूंगा कि ये सीधे आतंकवादी कार्रवाई है और आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जान माल अपने ही आदमी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक काक साहब का कार्टून आज आया, उन्होंने लिखा था कि अरे बे बच्चे, जिस ट्रेन का इंतजार किया उसको तो तूने कब का फूंक दिया है, कैसे जाएगा घर। वो तो बड़ा मार्मिक मतलब शानदार कार्टून था वो, कि एक लड़का प्लेटफॉर्म में इंतजार कर रहा है बैग वैग लेकर के, तो उसको पूछ रहे कैसे घर जाएगा, ट्रेन तो तूने फूंक दिया है। रेलवे ने जो बताया है कि 600-700 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अब तक आकलन किया गया है। विस्तृत जांच के बाद पता चलेगा कि हजारों करोड़ से ऊपर जा रहा है या क्या जा रहा है। आज शायद 487-88 ट्रेनें या 587-88 ट्रेनें कैंसिल रद्द करनी पड़ी। कितनी जान माल का नुकसान है ये सब भी आकलन किया जाएगा। और इस तरह का एकांत में सुनसान में कितनी फिसप्लेटें उखाड़ी गई हैं ये तो ईश्वर मालिक है और गॉड नो, उन्हीं को पता होगा। अगर ट्रेनें चले, उनका परिचालन सुरक्षित शुरू हो और ट्रेन ना पलटे, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, तब जाकर पता चलेगा। वही आज हुआ कि नई दिल्ली स्टेशन के पहले शिवाजी ब्रिज स्टेशन है। ये जो दिल्ली में लोग रहते हैं, जैसे हम लोग अगर अपने गांव से आते हैं, अगर शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रुकी गई तो हम अगर अकेले हैं तो शिवाजी पर उतर जाते हैं, क्योंकि वहां से उतरिए, नीचे जीना से उतरिए, कनाट प्रेस के आगे बस ऑटो टैक्सी जो पकड़िए, क्योंकि फिर वो स्टेशन वाला भीड़ से आप बच जाते हैं। हम लोग जैसे मान लो बदरपुर शाहदरा के आगे यहाँ भी ट्रेन रुकी 2-1 मिनट, हम लोग उतर जाते हैं। अगर मैं घर परिवार के किसी आदमी को स्टेशन पर गाड़ी लेकर नहीं बुलाया हूं तो, क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि अगर नई दिल्ली में प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता है तो ट्रेनें शिवाजी ब्रिज, मंडी हाउस, शहादरा में आकर के रोक दी जाती है। तो हर आदमी को पता है जो दिल्ली में रहता है कि शिवाजी ब्रिज के पास से ट्रेनें गुजरेंगे और शिवाजी के ब्रिज के पास जाकर के वो नई दिल्ली लगती है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाई नई दिल्ली पर पुलिस का बंदोबस्त बहुत बढ़िया था, तो उन्होंने कहा कि भाई बंदोबस्त वहां लगाओ, मैं शिवाजी ब्रिज पर जाकर के खड़ा होकर प्रदर्शन करूंगा। मतलब आपका उद्देश्य प्रदर्शन करके सरकार के नजरों में आकर के अपना विरोध दर्ज कराना नहीं है। आपका सरकारी संपत्ति का नुकसान, देशवासियों का नुकसान, उनका ट्रेन रद्द कराना, उनका समय बर्बाद कराना और ट्रेन पटरी को क्षतिग्रस्त करके अपने ही लोगों का जान लेने जैसा उद्देश्य प्रतीत होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई आदमी बताए कि प्रदर्शन की, आप कहेंगे कि मैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करूंगा और आप जाकर के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करेंगे, तो वो सारा का सारा गिरफ्तार हो जाने का मामला है। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग बराबर प्रदर्शन में भाग लेते रहते हैं। कई बार खुद प्रदर्शन का हिस्सा होते हैं, कई बार उसको कवर करने के उद्देश्य से जाते हैं, कई बार तमाशबीन के रूप में जाते हैं कि क्या क्या मुद्दा चल रहा है, आज करीब चलो जंतर मंतर घूम आया जाए। मैं पहले बोट क्लब घुमा करता था, बोट क्लब चूंकि सेंसिटिव क्षेत्र हो गया तो जंतर मंतर शिफ्ट हो गया है, तो जंतर मंतर स्वाभाविक घूम लेते हैं। उससे भी बढ़िया होता है कि आप अपना कार लेके जाइए, जंतर मंतर पर पार्क कर दिए, दिन भर घूमते रहिए, आपका पार्किंग फ्री है, आप शाम को आइए अपनी गाड़ी उठाकर चल दीजिए, पुलिस उस गाड़ी की रखवाली कर रही है। ये भी होता है कई बार। और प्रदर्शन का पता भी चलता कौन कौन से करंट अफेयर चल रहे, किस किस मुद्दे पर विरोध हो रहा है। तो मित्रों, अगर आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कितना बज के कितना मिनट पर प्रदर्शन करें, कब से कब तक करेंगे, कितने लोग अनुमानित लोग होंगे और क्या मुद्दा होगा। ये बाकायदा लिख के दिया जाता है, पार्लियामेंट थाने से परमिशन ली जाती है। और अगर आप 9 बजे के कहे हैं और अगर आप 10 बजे पहुंचते हैं तो पुलिस आपको अलाउ नहीं करती है, पीटने लगती है। तो यहाँ पर लोकेशन, सिचुएशन और इमोशन को बता करके प्रदर्शन करने की व्यवस्था है। आप वहां पर चोरी चोरी जाकर के, नई दिल्ली में बंदोबस्त लगा है तो आप शिवाजी पार्क पर जाकर के हमला बोल देते हैं, तो आप छापामार हमला दस्ते के सदस्य हैं या राजनीतिक दल के सदस्य हैं, ये सोचने वाली बात है। मैं उन बयानों पर नहीं जाऊंगा कि राजनीतिक दल के लोग, कोई कह रहा है कि हिटलर का मौत मरेगा, कोई कह रहा है कुत्ते की मौत मरेगा, कोई कह रहा है कि तेरा अंत निश्चित है, कोई कह रहा है कि सड़कों पर रक्तपात कर देंगे लेकिन अग्निपथ नहीं करने देंगे, सड़क को खून से लथपथ कर देंगे। और ये सब के सब जनप्रतिनिधि है, चुनावी राजनीति के माध्यम से नेता है हमारे। मतलब कोई विधायक है, कोई एमएलए है, कोई पहले एमपी एमएलए रहा है, कोई मंत्री रहा है, उन सब माननीयों का ये जवाब है कि कुत्ते की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा, सड़क में मौत मरेगा।
लालू प्रसाद का बेटा 7वीं में 7 बार फेल है, बेवकूफ आदमी है। वो तो अपने पिताजी के नाम पर राजनीति में सरवाइव कर रहा है और जात के आधार पर और मुस्लिम यादव गठजोड़ के मजबूरी में झेला जा रहा है। तो वो तो मान लो मोदी जी को कहता है कि 72 साल का बूढ़ा तो समझ में आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि उसके पिताजी कितने साल के जवान हैं। साथ में वो ये भी तो बताता कि कितने साल के लालू जी जवान हैं, क्योंकि उसके पिताजी की उम्र भी तो करीब करीब बराबर ही जा रही है। तो जो आदमी खुद ही है 75-76 साल के बुजुर्ग आदमी, मैं तो बुजुर्ग कहूंगा, लालू जी मेरे लिए आदरणीय है, मैं बदतमीज आदमी तो हूं नहीं और साथ में पढ़ा लिखा भी हूं। मतलब तेजस्वी यादव के पास बेईमानी का पैसा है, उनके पिताजी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थी और खुदे उप मुख्यमंत्री था, तो बेईमानी करने के बहुत सारे स्कोप है। और हमारे पास नहीं आया तो मेरे पास पैसा का कमी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी और मेरे में रुपया के मामले में कोई मुकाबला ही नहीं है, उसी तरह से पढ़ाई के मामले में मेरा और तेजस्वी यादव का तो कहीं कोई मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे इतना पढ़ने की तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों को सपना भी नहीं आ रहा होगा कि यार यहाँ तक भी पढ़ाई की जा सकती है, या ऐसे भी पढ़ाई होता है क्या। मुझे तो नहीं लग रहा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के सपने में भी मेरे स्तर तक की पढ़ाई आती होगी, कल्पना में भी। और क्यों आगे, क्या जरूरत है उसको पढ़ के कौन सा IAS का परीक्षा देना है, उसे तो मंत्री मुख्यमंत्री बनना है। और वो बिहार में जब तक लोग वोट बैंक के लालच में और जातीय आधार पर वोट देते रहेंगे तब तक उसका राज चलता रहेगा। और हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि जो बुर्बक धन हुई तो फोई में लूट के खोइए, तोहरा क्या करेगा बाप। ये तो हर भोजपुरिया जानता है, हमारे स्लोगन है। और लालू जी भी भोजपुरिया है, तेजस्वी भी भोजपुरिया है, तो भोजपुरी की मर्द तो जानता ही जानता है। तो मित्रों, मैं आज ये सब मेरा अनुरोध था कि भाई विपक्ष के मर्यादा पर प्रश्न उठना जरूरी है और ये देशवासियों के सामने उठनी चाहिए। आज भारत बंद आपने बुलाया था, सवेरे जितने लोगों को कार्यालय जाना होगा, चूंकि आज सोमवार दिन था, इतवार दिन होता तो थोड़ा नुकसान होता। सोमवार को दिल्ली की सीमाओं पर 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबी जाम लग गई थी। दिल्ली जैसे गिरवी बन गया था, सड़क पर जाम हो गए थे, सड़क के सड़क लोग। अब उसमें से कितने लोगों को अस्पताल छूट गया होगा, कितने लोगों का कार्यालय छूट गया होगा, अगर किसी विद्यार्थी का परीक्षा होगा तो परीक्षा छूट गया होगा। तो ये सारा नुकसान नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और रामनाथ कोविंद और नितिन गडकरी और अमित शाह का तो हुआ नहीं, ना ही सोनिया, राहुल, मुलायम, लालू का हुआ है, क्योंकि ये सब के सब तो अपने अपने आलिशान बंगलों में बैठ करके महंगे टीवी पर अपने आप लोगों को मूर्खता दे करके खुद इतरा रहे होंगे। क्योंकि परीक्षा छुट्टी होगी आपके आपके भाइयों की, नौकरी छुट्टी होगी आपके आपके भाइयों की, अस्पताल छूटा होगा आपके आपके भाइयों का, इनमें से किसी का क्या जाता है। तो जब मूर्खों के इस देश में बहुलता है तो ये सब जो समझदार लोग हैं, चाहे अनपढ़ गंवार बेवकूफी क्यों ना हो, बट समझदारी तो है कि उनके बहकाव में आप सब जाम कर रहे हैं। इस विषय में विचार जरूर करिएगा, क्योंकि राजनीति में आप अपनी बात रखने आए हैं कि आतंकी कार्रवाई करने आए हैं। ये जिस दिन हमारा देशवासी सोच लेगा, उसी दिन से राजनीति में शुचिता आ जाएगी। मुझे तो लग रहा, मैं इस मामले में कोई कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा जैसा कुछ नहीं कर रहा, मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा हूँ। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी तो वो भी सड़कें जाम किया करती थी, और तब कांग्रेस वाले वो भाषा बोलते थे जो आज भाजपा बोल रही है। कल फिर भाजपा विपक्ष में जाएगी तो सेम काम करेगी, और तब कांग्रेस कहेगी कि विपक्ष सरकार नहीं चलने देता, सड़कें जाम कर लोगों को भगा रहा है। आज मेरा उद्देश्य विपक्ष के राजनीतिक चरित्र पर है, कांग्रेस भाजपा पर नहीं है, ये बात स्पष्ट हो जाए। विपक्ष को तो एक बात और स्पष्ट करनी पड़ेगी, और वो देशवासी ही करवा पाएंगे, क्योंकि विपक्ष नहीं कर पाए। जब तक देशवासियों का डंडा नहीं आएगा तब तक उनको समझ नहीं आएगी। वो ये कि जब भी विपक्ष में होता है तो वो सत्ता पक्ष के हर निर्णय का टोटल विरोध करता है। तब जबकि वो सत्ता पक्ष में होता है तो उन्हीं बातों को इंप्लीमेंट करता है। कृषि बिल उसका उदाहरण है। कृषि बिल आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के टाइम में कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार साहब लाए थे। शरद पवार साहब ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लेकर के अनुरोध किया था कि इसको इंप्लीमेंट करिए, किसान के हितैषी है और देश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा, किसान भाइयों का भविष्य एकदम उज्जवल हो जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी उसको कहा करती थी कि
सुषमा स्वराज का पार्लियामेंट में बयान सुना हूं कि भाई आहती एटीएम है किसानों का। किसान जाकर के एटीएम से जैसे पैसा निकालता है उसे आड़ती से पैसा ले लेता है, अनाज बाद में जाता है, आप उनका एटीएम मत खत्म करिए। सुनिए सुषमा जी का बयान है पार्लियामेंट में। जब नरेंद्र मोदी उसी बिल को अक्षरशः पेश किए तो वो जो लोग इस बिल को लाए थे, मतलब कांग्रेस, वो सब विरोध करने लगे। ये देशवासी जिस दिन पूछ लेगा कि भाई ये बिल तो आप ही का लाया था, तो आप उसको विरोध को कर रहे हो, और कांग्रेस भाजपा को पूछे कि भाई आप जब यही बिल आपको लाना था तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किए। ये बातें जरूर पूछनी पड़ेगी और पूछनी चाहिए, क्योंकि आपका सजगता, आपका होशियारी ही आपको बचा सकता है, आपके देश को बचा सकता है। वरना राजनीतिक दल तो है आपको और आपके देश को बर्बाद करने के लिए। संभल जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि ये देश आपका है। नेताओं का क्या भरोसा, वो तो देश विदेश में इतने माल जमा कर लिए हैं कि अगर कल को उनको देश छोड़ना भी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई पुश्तों के लिए बाहर माल जमा है, लेकिन आपका तो जो है वो इसी देश में है, तो आपके लिए तो देश बड़ा जरूरी है। तो इस तरह की आतंकी गतिविधियों का साथ ना दें और समझें कि जिस ट्रेन को फूके हैं उस ट्रेन से आप ही को जाना है। मोदी जी का तो निजी विमान है, राहुल जी का भी निजी विमान है, मुलायम सिंह का तो वोट देने के लिए निजी विमान आती है, मायावती तो विमान के कारवा काफिला में चलती है, सड़क पर आप ही चलते हैं जिसके बसों को आग लगाया है, रेलवे में आप ही सफर करते हैं जिसने ट्रैक उखाड़ा है और प्लेटफार्म फूका है। मतलब आप स्वयं को फूके हैं, अपनी संपत्ति को फूके हैं, क्योंकि जितने रुपये का नुकसान हुआ है अगले बार टिकट में जुड़ जाएगा तो आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद और इन लोगों का टिकट का पैसा नहीं लगता। ये सब एग्जेप्टेड श्रेणी में आते हैं, टिकट का पैसा आपका लगता है। टिकट से बचेगा तो पेट्रोल पर दम बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल भी जितने लोग आपको भड़काए हैं ना, इनका पेट्रोल भारत सरकार देती है, आपको पेट्रोल अपने पैसे से खरीदना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने ही पैसे में माचिस लगाया है। जिस नेता ने आपको भड़काया उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान सिर्फ आपका हुआ है। इन सुरक्षा मैं राकेश परमार आप सबको सचेत करते हुए कि कृपया इस विषय पर जरूर सोचिएगा कि विपक्ष की विरोध की मर्यादा क्या हो और कितना हो। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने रिसोर्सेज पर कुठारघात आघात ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विपक्ष का राजनीति की भी जय, लेकिन विपक्ष मर्यादा में रहे तो